नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। फ्रांस की बैस्टिल डे परेड सेरेमनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और फ्रांस के बीच सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम समझौते पर लगी मुहर। 22 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा वन महोत्सव। 15 अगस्त को प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 का किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से किया गया लॉन्च। यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर रचा इतिहास। विदेशी सरजमी पर डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले बने पहले भारतीय ओपनर। और अब खबरें विस्तार से। फ्रांस की बैस्टिल डे परेड सेरेमनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन एयरफोर्स के विमान सहित तीनों भारतीय सेनाओं की टुकड़ियों ने परेड में की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं ने शिरकत की। इस मौके पर फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दे पर मुहर लगी, जिनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर इंजन, स्ट्रैटेजिक एरिया, स्पेस साइंस सहित कई समझौते भी शामिल हैं। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत नींव के आधार पर अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। फ्रांस भारत का नेचुरल पार्टनर भी रहा है। तो वहीं पीएम मोदी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस सम्मान से नवाजा। साथ ही राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तिलक स्मारक ट्रस्ट ने की घोषणा। 1 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने एक सम्मेलन में इसकी आधिकारिक घोषणा की। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ट्रस्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की मान्यता में इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। इससे पहले यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को दिया जा चुका है। 22 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा वन महोत्सव। 15 अगस्त को प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव 2023 को कामयाब बनाने की कार्य योजना पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 131 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। इस वर्ष भी आमजन की अधिकाधिक सहभागिता से ही हरित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे वर्ष कुल मिलाकर 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं वर्ष 2027 तक वन क्षेत्र को 9% से बढ़ाकर 15% तक लाने का प्रयास भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.awards.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। 15 साल में गरीबी से निकले 41 करोड़ लोग, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की तारीफ। यूएनडीपी की ओर से जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बताया गया है कि भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट में 110 देशों के 6 अरब से ज़्यादा लोगों का डेटा लिया गया है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई है। इसमें बताया गया है कि बीते 15 साल में 415 मिलियन यानी 41 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यूएन ने भारत की इस कोशिश को ऐतिहासिक बदलाव बताया है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निर्धनता के सभी संकेतकों में गिरावट आई है। निर्धनतम राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया अहम फैसला, ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा महंगा। जीएसटी के दायरे में लाकर लगाया जाएगा 28% टैक्स। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो की पूरी कीमत पर 28% जीएसटी लगाए जाने का निर्णय किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर भारी भरकम जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हर राज्य के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। योगी सरकार ने नई खेल नीति को दी मंजूरी। खेलकूद को बढ़ावा देने के साथ ही विभिन्न विभागों में नौकरी में मिलेगा आरक्षण। योगी सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नई सौगात दी है। सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता और उनकी ट्रेनिंग का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही अब पदक विजेता खिलाड़ियों को क्लास 2 की नौकरी देने का भी प्रावधान है। सभी विभागों में खिलाड़ियों के लिए अलग से नौकरी में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के जज्बे को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया गया है। इसी का असर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 579 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 का किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से किया गया लॉन्च। इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 M4 से भेजा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के साक्षी बने। वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के अलावा सैकड़ों पंजीकृत लोगों ने भी परिसर के बाहर इस प्रक्षेपण को देखा। इसके अतिरिक्त देश दुनिया से 200 से अधिक पत्रकार भी इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखने के लिए इसरो के मीडिया केंद्र में उपस्थित थे। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की आशा है। ये चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। चीन ने रचा इतिहास, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला बना पहला देश। चीन की एक निजी कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है।
रॉकेट का नाम है JUQ-2 कैरियर रॉकेट। रॉकेट ने तय मानकों के हिसाब से अपने सभी टारगेट पूरे किए। इस लॉन्चिंग के साथ ही चीन अब अमेरिका से स्पेस लॉन्च के मामले में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही चीन मीथेन का रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। अब खबरें खेल जगत से। यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर रचा इतिहास। विदेश सरजमी पर डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले बने पहले भारतीय ओपनर। वेस्ट इंडीज के डोमिनिका ग्राउंड में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय स्टार युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वो विदेशी जमीन पर बतौर ओपनर शतक लगाने वाले पहले और ओवरऑल डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। युवा बल्लेबाज के इस शानदार प्रदर्शन पर एक तरफ जहां उनके सीनियर समेत साथी खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई दी, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना हो रही है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किया अपने नाम। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने चीन के ली शीफेंग को 21-18 और 22-20 से हराकर यह खिताब जीता। विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अच्छी शुरुआत की और बढ़त बनाए रखी। राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता रहे लक्ष्य सेन ने लगभग 1 वर्ष बाद विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ल्ड टूर का यह पहला खिताब जीता है। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन का टाइटल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2016 में बी साई प्रणीत ने यह टूर्नामेंट जीता था। वर्ल्ड यूथ एंड कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते कुल 11 पदक। वर्ल्ड यूथ एंड कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पार्थ सालुखे स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। उन्होंने अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। युवा विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। नाटो के सदस्य देशों ने कहा कि सहयोगियों के सहमत होने और शर्तें पूरी होने पर यूक्रेन जल्द इस सैन्य गठबंधन में हो सकता है शामिल। नाटो के सदस्य देशों ने कहा कि सहयोगियों के सहमत होने और शर्तें पूरी होने पर जल्द ही यूक्रेन इस सैन्य गठबंधन में शामिल हो सकता है। नाटो द्वारा यूक्रेन को आमंत्रित करने के लिए शर्तों से संबंधित अनिश्चितता और समय सीमा की कमी को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा आलोचना करने के बाद यह वक्तव्य आया है। एक वक्तव्य में नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि गठबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ यूक्रेन को समर्थन देने का एक सशक्त संदेश दे चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए मदद करने में भारत की भूमिका का किया स्वागत। अमेरिका ने यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने में मदद करने के लिए भारत की भूमिका का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आवश्यक स्थायी शांति हासिल करने में भारत का अमेरिका स्वागत करता है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।